Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP60T2T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor at the Department of Pharmacology in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to discuss about the choice and the side effects of the antimicrobial therapy. In the last lecture, we discussed about the general pharmacology of the antimicrobial agents or the chemotherapy. Okay? So, let us start with the choice of antimicrobial agent. So, what are the factors which can require to define how we can choose which type of antibiotic or antimicrobial agents. So, here there are three common factors or parameters which are very important to decide what type of antibiotic or antimicrobial agent you are going to choose for a particular infection. So, here organism related is the first one, second one is the patient related and the third one is drug related. So, here we can discuss one by one. So, let us start with the पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. ठीक है, तो हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हेयर द पेशेंट एज इज द इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल द किड्स स्पेशली बिलो 5 ईयर, ठीक है, या बिलो 10 ईयर हम कह लेते हैं, एंड द ओल्ड एज पीपल अबव 60 ईयर. ठीक है, इनका जो मेटाबॉलिक ऑर्गन्स होते हैं दे आर भाई बच्चों में डेवलप हो रहे होते हैं और उनके डीजनरेट हो रहे होते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के जो साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर बच्चे के अंदर स्पेशली 6 साल के अंदर अगर कोई बच्चा है उसको अगर हम क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन इस तरह के कोई एजेंट चलाते हैं तो उसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरमफेनिकॉल का एक बहुत फेमस साइड इफेक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम. ठीक है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है इट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ द क्लोरमफेनिकॉल. क्लोरमफेनिकॉल जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये आप कह सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन अगर 6 साल से नीचे आपने चलाया, ठीक है, वैसे तो मैं कहूँगा 10-12 साल से नीचे मत चलाओ, लेकिन अगर आपने मिनिमम 6 साल से नीचे अगर आपने चलाया तो देयर इज़ अ चांस दैट देयर मे बी अ बोन रिलेटेड और देयर इज़ डिसकलरेशन ऑफ द टीथ. ठीक है ना, जो दांत हैं आपके वो येलोइश कलर के होने लगेंगे और जो बोन्स हैं वो आपकी वेल डेवलप्ड नहीं होंगी, वेल मैच्योर्ड नहीं होंगी. ठीक है, रीनल एंड द हेपेटिक फंक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आपको कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, उनके जो किडनी और लीवर्स हैं ना दे आर डेवलपिंग एंड यू कैन से डीजनरेटिंग रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो उनके अंदर हमें ड्रग्स की डोज को टैपर करके चलना है अगर रिक्वायर्ड है तो. अदरवाइज पहले तो कोशिश यही करना है कि हम उनको जरूर AMA लगाएं ना, एंटीमाइक्रोबियल लगाएं ना. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस, यू मीन मतलब आप कह सकते हो कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, हेपेटोटॉक्सिक है. ठीक है, इसके अलावा वेंकोमाइसिन ये किडनी टॉक्सिटी बहुत स्पेसिफिकली करता है. ठीक है, अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन की तो ये लीवर टॉक्सिटी करते हैं. ठीक है, तो अगर इनकी डोज जनरली ये नॉर्मल डोज पे नहीं करते हैं, बट अगर आपने इनको छोटे बच्चों या फिर ओल्ड एज के पीपल्स में चलाया तो वहाँ पर डोज को टैपर करना होगा, डोज को कम करना होगा डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द बॉडी वेट. ठीक है, ड्रग एलर्जी तीसरा पॉइंट है. जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि पर्टिकुलर किसी एक एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से एलर्जी होता है. जैसे पेनिसिलिन का अगर हम केस ले लें तो पेनिसिलिन देने से पहले डॉक्टर जो है वो आपको प्रिक टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट सजेस्ट करता है कि आपको 72 आवर्स के लिए प्रिक टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट में जाना होगा. अगर उस सेंसिटिविटी टेस्ट को आप पास कर जाते हो तब तो आपको पेनिसिलिन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल पेनिसिलिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक वन. ठीक है ना, क्योंकि वो तो ओरली स्टेबल हैं. ठीक है, natural one are not the orally stable, they are acid labile. ठीक है, so here if a patient who is suffering from syphilis, it is a type of STD, sexually transmitted disease, अगर उससे कोई पेशेंट है जिसको कि सिफालिस हो रखा है और उसको अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हमें दूसरी ड्रग चूज़ करना होगा. हमारा जो DOC होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होगा, वो दूसरा हो जाएगा. यानी यहाँ पर हम टेट्रासाइक्लिन्स को उस पर्टिकुलर पेशेंट में चलाएंगे. ठीक है, ऐसे ही कुछ लोगों को फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन से एलर्जी होती है. जनरली उनकी स्किन पर रेड पैचेस बनने लगते हैं जिसको हम एरिथेमा कह देते हैं.
तो ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं उन पेशेंट्स में हम नहीं चलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों की जो इम्यूनिटी है, जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है, वो इम्पेयर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपने एंटी माइक्रोबियल चला दिया, एंटी माइक्रोबियल चलने के बाद उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गई और उसकी वजह से जब आपने कोई दूसरा उनके बॉडी में जब इन्फेक्शन जनरेट हुआ तो आपको दूसरी एंटीबायोटिक चलानी पड़ी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे सुप्रा इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन के रूप में, ठीक है। अगला कंडीशन जो है जो पेशेंट रिलेटेड है, दैट इज़ द प्रेगनेंसी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। WHO की एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट है जिसमें कि उन्होंने कैटेगराइज किया है बहुत सारे ड्रग्स को टाइप A, B, C में, ठीक है। तो जो टाइप है उसको हम मान लेते हैं सेफ और टाइप C को हम मान लेते हैं डेंजरस, ठीक है। तो जनरली एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। पहली बात तो हमको चलाना ही नहीं है प्रेगनेंसी के केस में, बट अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है जहाँ आपको एंटी माइक्रोबियल्स चलाने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर सिफेलोस्पोरिन और एरिथ्रोमाइसिन आर द सेफ वन, ठीक है। बट स्टिल आई एम सेइंग द सेफ्टी डाटा इज़ नॉट वेरी रिलायबल इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसलिए अंडर द मेडिकल सुपरविजन यू कैन गो विद द दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स। जेनेटिक फैक्टर की अगर बात करें, कुछ लोगों में कुछ जेनेटिकल डिजीजेस होते हैं, जैसे G6PD हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एक एंजाइम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द यू कैन से द मेंटेनेंस और द मेंटेनिंग द वो क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रिटी ऑफ द आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, उसके फंक्शन को बनाए रखने के लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों में G6PD डेफिशिएंट होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, उन लोगों में अगर हमने ट्रामाकोन, सल्फोनामाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एस्प्रिन अगर ये ड्रग्स चलाई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, उनकी आरबीसीज टूटने लग जाएंगी, ठीक है। तो वो कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर डिसाइडिंग द और फॉर चूजिंग द करेक्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ऑर्गेनिज्म रिलेटेड में अगर बात करें तो देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो इन्फेक्शन है वो किस पर्टिकुलर माइक्रोब से हुआ है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी और कहीं पर भी कुछ भी चला दोगे, ठीक है ना। तो आपको स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कुछ एक कंडीशंस में, ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपनी स्पूटम की जांच कराएं, ठीक है। आपको अगर URTI है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर कहता है कि आप अपनी स्पूटम की जांच कराएं, जो बलगम है उसकी जांच कराएं, और जब बलगम का जो सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाती है तब वो एंटीबायोटिक लगाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत कॉमनली, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हम बहुत कॉमनली खाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे डायरिया एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है उसका, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन उसको रोकेगा भी नहीं और हमारे को दूसरा साइड इफेक्ट भी दे देगा, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन चूज द करेक्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय द हेल्प ऑफ सेंसिटिविटी टेस्ट। हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, हम बहुत सारे प्लेट्स लगाते हैं जिसमें कि अलग अलग सेम माइक्रोब्स के ऊपर अलग अलग एंटीबायोटिक लगा के देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा एंटी माइक्रोब है, माइक्रोबियल एजेंट है जो कि मैक्सिमम इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। ड्रग फैक्टर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम किस तरह का एंटी माइक्रोबियल है, हमको नैरो चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए। टाइप ऑफ एक्टिविटी की बात कर लें, सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका MIC जितना कम MIC होगा उतना स्ट्रॉन्ग, उतना पोटेंट एंटी माइक्रोबियल होगा, ठीक है। टॉक्सिटी की बात कर लें, अब आपने एंटी माइक्रोबियल तो खाया, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि देयर मे बी अ मिनिमल साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। तो मिनिमल साइड इफेक्ट में इट मे बी द लीवर टॉक्सिटी और किडनी टॉक्सिसिटी और द न्यूरोटॉक्सिटी और द बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो ये भी हमें चेक करना है। इसके अलावा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका ADME प्रोफाइल बहुत वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ADME यानी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये ओरल रूट से स्टेबल है, पैरेंटल रूट से स्टेबल है, इसका हाफ लाइफ कितना है, ज़्यादा देर तक नहीं है, रुक रहा है अगर वो बॉडी में, तो वो लॉन्ग टर्म के इन्फेक्शंस में काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको सब कुछ देखना है। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई एंटीमाइक्रोबियल एसिड लेबाइल है, पेट में जाकर वो डिग्रेड हो जा रहा है एसिड के प्रेजेंस में, तो हम उसको फिर पैरेंटल रूट से देंगे या फिर और कोई रूट से चूज़ करेंगे, ठीक है ना। और कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसके लिए एक छोटा सा एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल काम कर सकता है और उसके
चक्कर में हमने कोई एक भारी भरकम महंगा सा एंटीबायोटिक लगा दिया, एंटी माइक्रोबियल लगा दिया, तो वो एक एम्पेरिकल थेरेपी नहीं माना जाएगा, उसको हम एक रैशनल थेरेपी नहीं मानते हैं, ठीक है। कंबाइंड यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, अब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि टॉक्सिसिटी को कम करना है। मान लो कोई एक एंटीबायोटिक है जो कि 1000 मिलीग्राम पे इफेक्टिव है, अब हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक दूसरा एंटीबायोटिक लगा दिया, पहले वाली की डोज रखी 400, दूसरे वाली की रखी 150, तो आपका टोटल 650 में काम हो गया और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी देखने को मिला, ठीक है। तो कंबाइंड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिनर्जिज्म, ठीक है, A प्लस बी गिव्स द एक्शन मोर देन A प्लस बी, ठीक है ना, इंडिविजुअल A एंड B, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इंडिविजुअल A और B से ज़्यादा एक्टिविटी जो आएगी वो कॉम्बिनेशन में आएगी, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल के साथ आप देखोगे तो एसिक्लोफेनेक बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस में रिफेम्पिसिन के साथ आइसोनियाजिड इज वेरी कॉमन, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगहों पर हम सीवियरिटी को कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि साइड इफेक्ट कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बना देंगे, जैसे एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक एंटी फंगल है, उसको रिफेम्पिसिन के साथ लगा देंगे, स्पेशली किन पेशेंट्स में जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो रिफेम्पिसिन है दैट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ व्हाट, द एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटी है, एंटी फंगल एक्टिविटी, वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई बार हम रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये काम करते हैं। रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने थेरेपी पूरी नहीं की, आपने रेजिमेंट को ठीक से फॉलो नहीं किया, आपने जो डोज है उसका ठीक से ड्यूरेशन, टाइम ऑफ इंटरवल और ये डोजेस को नहीं मेंटेन किया, तो देयर में बी ए चांस दैट द यू विल गेट द माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगली बार जब आप वो ड्रग खाओ तो आपको कोई फर्क ही ना पड़े, आपको कोई असर ही ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर रिफेम्पिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, या फिर एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है रेजिस्टेंस को रोकने के लिए क्या, ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल जो सेप्ट्रॉन आता है उसका एग्जांपल, ठीक है। ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल, कंबाइन करने का एक रीज़न ये भी होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि अब हम इसके स्पेक्ट्रम को बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, हम चाह रहे हैं कि ये नैरो दो को मिलाकर हमने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मुलेशन बना दिया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाट, द कंबाइंड यूज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल्स। नाउ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्टिक यूजेस, ठीक है। अब आप सर्जरी में जा रहे हो तो सर्जरी में जाने से पहले ही ट्रीटमेंट आपके एंटी माइक्रोबियल्स का स्टार्ट कर देना, क्यों, क्योंकि जब आपकी कोई सर्जरी हो रही होती है देन यू आर वेरी सेंसिटिव फॉर द बैक्टीरियल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो फॉर दैट हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कई बार किसी पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक हो मलेरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया बहुत फैला हो, डेंगू फैला हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्टिक क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के लिए खाने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोविड चल रहा था तो कोविड-19 में आइवरमेक्टिन आपने देखा, लोगों ने बहुत फ्रिक्वेंटली आइवरमेक्टिन को खाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज़ रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ व्हाट, कोविड-19, ठीक है। पैरेलली सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस मैंने आपको पहले बता दिया, और इसके अलावा आपको अगर कोई अगर ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, जैसे मैं यहाँ नाम बता देता हूँ आपको, MRSA, ठीक है। अब MRSA क्या है, इट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब बैक्टीरिया है जो कि बहुत डेंजरस है और इस पर बहुत कम सेलेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखना है। अब क्यों एंटी माइक्रोबियल थेरेपी फेल होता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो वो इसलिए फेल होता है, सबसे पहला इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आप देखो, इफ़ यू आर नॉट चूजिंग द एंटी माइक्रोबियल वाइजली तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपको हुआ है वायरल इन्फेक्शन और आप मतलब धुआंधार क्या नाम है एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, तो एंटीबायोटिक्स आर ओनली प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द व्हाट, द डैमेजेस और द माइक्रोबियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना, बट इट डजंट ट्रीट द व्हाट, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा डोज आपको ध्यान रखना है। अब कहीं पर 500 मिलीग्राम की जरूरत है, आप 250 मिलीग्राम खा रहे हो, या फिर कहीं पर 250 मिलीग्राम की जरूरत है और आप 500 मिलीग्राम खाए जा रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल रूट से दोगे, पेरेंटल रूट से दोगे, टॉपिकल दोगे, कैसे देना ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था जैसे कि जनरली आजकल जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज चलती हैं वो 5 दिन की मिनिमम है, उसके ऊपर चाहे जितना भी चल जाए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ट्रीटमेंट अगर लेट स्टार्ट हुआ तो ट्रीटमेंट
का फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों? मैंने पहले बताया, क्रोनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर लेस अफेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पेशेंट की इम्यूनिटी को नहीं चेक किया है, अगर उसका जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपका जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा अब आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो रखा है और आप उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स एंटी बैक्टीरियल खाए पड़े हो, तो मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, बट वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल्स नहीं होते हैं, ठीक है। वायरस की वजह से अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरेट होता है तो उसके लिए हम एंटीबैक्टीरियल्स चला रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहां समझना पड़ेगा। तो अनट्रीटेड इन्फेक्शंस को आप फेल कर देगा अगर आपने कोई रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी चला दी है। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इनकी खासियत क्या होती है कि ये बड़े ही बेशरम टाइप के होते हैं। ये ना डॉर्मेंट कंडीशन डेवलप कर लेते हैं, मतलब जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये खुल जाएंगे, ग्रोथ करेंगे बढ़िया से, ठीक है। और अगर इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो ये पैक होकर अपने आप को और एक कैप्सूल के अंदर छुपा के रखे रहेंगे, ठीक है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखना है कि क्या माइक्रोब जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में है। अगर डॉर्मेंट कंडीशन में है तो भाई साहब आपका एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो है वो फेल होना तय है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द AMA। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा ड्रग रेजिस्टेंस, तीसरा टॉक्सिसिटी। अब ये दो तरह की हो गई, लोकल और सिस्टमिक, ठीक है। इसके अलावा ड्रग टॉलरेंस चौथा, और पांचवा सुपर इन्फेक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब टॉक्सिसिटी जो है वो दो तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। एक जो लोकल हो, यानी जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहां पर आपको ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपने ओरल रूट से कोई ड्रग खाया और उसने आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन की बात कर लेते हैं, या फिर पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार साइट ऑफ इंजेक्शन पे कई लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पर एक कैनुला लगा रहता है ना, और फिर उससे वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल है वो उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाती है ब्लड वेसल, ठीक है। तो ड्रग जो अंदर है वो नहीं जा पाती है। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ये देखना है कि हमारा अगर किसी पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल से टॉक्सिटी है, पर्टिकुलर रूट से कोई टॉक्सिटी है, तो हमें इस तरह से उस पर्टिकुलर रूट से कोई ड्रग नहीं देनी है। सिस्टमिक टॉक्सिटी में अगर हम बात करें तो अब अगर आपको डोज चाहिए 500 मिलीग्राम, आपने यूज़ कर लिया 700, 800 या 1000 मिलीग्राम, तो टॉक्सिटी होगी, ठीक है। तो डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डोज जो है वो एकदम एम्पेरिकल और आप कह लो रैशनल वे में यूज़ करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स एजेंट डज नॉट अल्टर द होस्ट डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, बट कई बार जो लोकल हैं वो आपको डैमेज करते हैं, ठीक है। दिस इज ए डायग्राम, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जनरली कौन कौन से साइट्स हैं जो वहाँ पर ज़्यादा डेंजर हो सकता है, तो न्यूरोटॉक्सिटी, कार्डियोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। इसके अलावा आपका जो गट का फ्लोरा है, जो आपका इंटेस्टाइन का फ्लोरा है, ठीक है, जहाँ पर अच्छे वाले बैक्टीरिया भी हैं, क्योंकि जब हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चलाते हैं तो जनरली, मैं ये नहीं कहता, बट जनरली इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब्ड होता है, ठीक है। आपके जो जैसे एजिथ्रोमाइसिन की मैंने बात किया कि वो डायरिया कॉज कर देता है, ठीक है ना, या फिर लूज मोशन कॉज कर देता है। वो क्या करता है, आपके माइक्रोबियल फ्लोरा को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो डैमेज करने की वजह से विटामिन बी जो हो गया उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और बाकी जो फंक्शंस हैं वो सारे सही से नहीं होंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिवर टॉक्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली टेट्रासाइक्लिन की वजह से, ठीक है। और फिर कई बार हमारी जो बोन मैरो है वो सप्रेस होने लगती है, ठीक है। उसमें आपके ल्यूकोसाइट डिसफंक्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिटी होती है, और इसके अलावा आपको जो हीमोस्टैसिस, आपका जो एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है वो सप्रेस होने लग जाता है। जैसे क्लोरमफेनिकॉल है वो बोन मैरो डिप्रेशन कॉज भी करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस टॉक्सिटी, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई केस है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ
अब सिस्टमिक टॉक्सिटी में जनरली जो लो थेरेपेटिक इंडेक्स के ड्रग्स होते हैं दे आर नॉट सुटेबल, ठीक है, तो वहाँ पर हमको दूसरा ड्रग चूज़ करना पड़ता है। जैसे वैंकोमाइसिन है, जनरली इट कॉजेज द हियरिंग लॉस, किडनी डैमेज एंड द रेडमैन सिंड्रोम। पॉलीमिक्सिन बी जो है वो न्यूरोलॉजिकल और द रीनल टॉक्सिटी कॉज करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है, ठीक है, जो एक दूसरा मतलब साइड इफेक्ट है, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में जनरली बहुत सारे ऐसे एंटी माइक्रोबियल्स हैं, ठीक है, जो कि जब हम उनको चलाते हैं तो वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी को सिंपल लैंग्वेज में आप एलर्जी समझ सकते हो, ठीक है, बट अगर इसको टाइम से नहीं ठीक किया तो इसमें लीड टू द एनाफाइलेक्टिक शॉक ऑल्सो, ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है दिस इज मोर डेंजरस, ठीक है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल से पेशेंट को एलर्जी है तो उस केस में आप कुछ और चलाओ। जैसे हमने कहा था फ्लोरोक्विनोलोल नहीं चलाना है, या फिर पेनिसिलिन से किसी को है तो टेट्रासाइक्लिन चलाना है सिफिलिस में, ठीक है। अब किस तरह की एलर्जी होती है, जैसे पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन में जनरली मैंने आपको बताया कि एक स्किन एलर्जी टेस्ट होता है, प्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम छोटा सा एक पेनिसिलिन का डोज देते हैं आपके यहाँ पर और उस पर्टिकुलर एरिया को सर्कल कर देते हैं, ठीक है, और 72 आवर्स के बाद अगर वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग या फिर उस सर्कल से बाहर रेडनेस देखने को मिलता है, हम मान लेते हैं कि यू आर सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन, ठीक है। तो हम पेनिसिलिन की जगह फिर दूसरे अल्टरनेटिव्स देखते हैं, ठीक है। अब पेनिसिलिन की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स एलर्जीज क्या क्या है, हाइव्स हो जाएगा, ट्रिकेरिया, विजिंग, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, स्वेलिंग इन द माउथ और थ्रोट एंड लास्टली एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली देखने को ये देखे जाने वाले प्रॉब्लम्स हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब रेजिस्टेंस आज की डेट में लगभग 90% रिसर्चर्स का सरदर्द है कि हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स की एक बहुत लार्ज फैमिली है, बट इर्रेशनल थेरेपी की वजह से, इर्रेशनल प्रिस्क्रिप्शंस की वजह से हमारे को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जैसे अभी कोविड-19 आया था, आपने देखा वी हैव नॉट having a very scientific proof that this particular molecule is effective in that particular viral infection or not, but we are using because हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, हमको किसी भी तरीके से मतलब वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो हमारे को जो मिल रहा था हम उससे चल रहे थे, और उसकी वजह से बाद में आपने देखा रेमडेसिविर थेरेपी फेल हो गई, प्लाज्मा थेरेपी फेल हो गई, आइवरमेक्टिन को थेरेपी से बाहर निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर आपने थेरेपी को रैशनल वे में नहीं चलाया, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को, तो आने वाले टाइम पर स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस में जो केस है वो यही था, ठीक है। लोगों ने थेरेपी को सीरियसली नहीं लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज ट्यूबरक्लोसिस के लिए पूरा का पूरा मेडिसिन का एक पैकेज बनता है, ठीक है। ओके, सो अब कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है इफ्लक्स पंप, ठीक है। अब इफ्लक्स पंप की अगर हम बात करते हैं तो इफ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को घर से उठाकर बाहर फेंकना। अब आपके घर में अगर पानी भरने लगेगा तो आप क्या करोगे, बाल्टी से उठा के पानी को बाहर फेंकोगे अपने घर से। तो वैसे ही जब कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक बैक्टीरिया के अंदर या किसी माइक्रोब के अंदर घुसता है तो बैक्टीरिया कहता है भाई तुम हमारे घर के नहीं हो, तो आपको घर से बाहर जाना होगा। तो जब बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल को उठा के बॉडी से बाहर फेंकना शुरू कर दे, देन इट इज नोन एज व्हाट, इफ्लक्स पंप, ठीक है। कौन कौन है जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं इसके वजह से, फ्लोरोक्विनोलोन्स में इस मैकेनिज्म से रेजिस्टेंस होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, बीटा लैक्टम्स एंड द मैक्रोलाइट्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम जैसे बीटा लैक्टमेज है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बीटा लैक्टम को तोड़ देता है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम टूटा तो आपका बीटा लैक्टम की एक्टिविटी जो है वो जीरो हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम बनने लग जाते हैं जैसे बीटा लैक्टम, एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड और रिफामाइसिन, ठीक है। तीसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज द ब्लॉक्ड पेनिट्रेशन, ठीक है। ब्लॉक्ड पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है, यहां पर जो मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, पोरिन चैनल्स बने होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को अंदर बाहर करने के लिए, एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो चैनल जो है उसको ब्लॉक कर दिया, यहां पर रेजिस्टेंस डेवलप होगा बीटा लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब बैक्टीरिया बहुत, उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपने लाइफ साइकिल अपने अंदर चेंजेस करता है, ठीक है, एंड उसका नतीजा है टारगेट मॉडिफिकेशन। अब आने वाले टाइम पे टारगेट मॉडिफिकेशन होने लग गया, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स के रिसेप्टर चेंज हो रहे हैं, रिफामाइसिन, वैंकोमाइसिन, बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइट्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इनके जो टारगेट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं।
ड्रग टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में। यहाँ पर क्या होता है, जो रिसेप्टर का मॉलिक्यूल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। यानी अगर आपका रिसेप्टर का ऐसे मॉलिक्यूल है तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने उसके अंदर म्यूटेशन कॉज कर दिया, चेंजेस कर दिया प्रोटीन्स के अंदर, और ये प्रॉब्लम कॉज करने लग गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट इशू, ठीक है। सुपर इन्फेक्शन, अब आपने किसी एक ट्रीटमेंट के लिए दवाई चलाई और वहां पर इन्फेक्शन दूसरा जनरेट हो गया, तो दिस इज नोन एज सुपर इन्फेक्शन। जैसे कोविड-19 में क्या होने लगा, म्यूकोमाइक्रोसिस होने लगा, ब्लैक फंगस होने लगा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुपर इन्फेक्शन। अब इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, और इसको ट्रीट करने के लिए हमको जो एक्सटेंडेड एंटीबायोटिक्स हैं, स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज हैं, उनको चलाना पड़ता है, ठीक है। इसमें इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, अगर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हुई तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। और इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल्स ही चलाएं, प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ना चलाएं, ठीक है। दिस इज द कार्टून विच डिपिक्ट्स दैट एक बैक्टीरिया है जो कि अपनी मम्मी से कह रहा है, मम्मी आई एम फीलिंग सो कोल्ड, ठीक है, और उसकी मम्मी कह रही है, नहीं नहीं बेटा, यू हैव to hold on because the human didn't take the full course of the antibiotic and that will lead to the resistance, ठीक है। so we shall rise again। तो ये एंटी माइक्रोबियल्स का एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।